Very good afternoon to all our sweet CA Foundation students. So today we are discussing paper 1 mock test issued by ICAI series April 21. तो वही प्यारा सा पेपर आपके सामने है, सेम फॉर्मेट. Question 1 is compulsory. Attempt any 4 out of remaining 5. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. So question number 1, state the reasons along with whether the statement is true or false. Salary paid in advance is not an expense because it neither reduces assets nor increase liabilities. Yes, statement is correct. Salary paid in advance is not an expense. स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सैलरी पेड इन एडवांस इज़ अ पार्ट ऑफ माय करंट एसेट. देन सेकंड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर. स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये तो हमने बहुत अच्छे से क्लास में समझा हुआ है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें कहाँ किस सिचुएशन के अंदर लगाना चाहिए. तो वो सिचुएशन कौन सी होती है जहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट के लेटर ईयर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं. देन थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट should disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle. तो पॉइंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज़ नो अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो. स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. आप सब समझ गए रेशो कौन सा होगा, इक्वल. नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. यहीं से पता चल रहा है स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. डिबेंचर इंटरेस्ट पे कब करना होता है, डिविडेंड देने से पहले. Net income in case of persons practicing vocation is determined by preparing profit and loss account. Vocation का मतलब होता है when you have found a particular job which suits you. दूसरे शब्दों में कहें तो calling of your life. जब आपको किसी जॉब में लगता है कि हाँ यही मुझे करना था, सो दैट इज़ टर्म्ड एज वोकेशन एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस वर्क. तो अगर आप चैरिटेबल कुछ काम कर रहे हैं या आप रिलीजियस काम कर रहे हैं एंड व्हेन यू फील कि इट इज़ योर कॉलिंग, मुझे यही काम करना है, उसको बोलते हैं वोकेशन.
तो हम सब जानते हैं ऐसे कामों के केस में हम P&L नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स. देखते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर्स. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये कुछ आंसर्स ये हमने क्लास में सीखा था. ट्रू एंड फॉल्स को हमें कैसे रिप्लाई करना होता है, कैसे इसका आंसर हमें देना होता है. ट्रू लिख करके हम अपने स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं और फॉल्स लिख करके हम करेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं. ठीक है, तो एक बार आप आराम से इंस्टीट्यूट का आंसर देख लीजिए. इसमें देखिए आप सीधा ये कर सकते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस इज़ नॉट टेकन इन P&L एज एन एक्सपेंस, इट इज़ शोन एज अ करंट एसेट इन दी बैलेंस शीट. और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. अंडर WDV डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ हाई इन द इनिशियल पीरियड and reduces continuously in the later periods. So depreciation and repair and maintenance expense become more or less uniform throughout the useful life of the asset. बाकी सब statements बिल्कुल short हैं, to the point हैं. फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट. Question number 1, B part. Change in accounting policy may have a material effect on the items of financial statements. Explain with the help of an example. Change in accounting policy. तो अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने सीखा था, दो मतलब होते हैं, मीनिंग. अकाउंटिंग पॉलिसी का एक मतलब होता है मेथड्स और दूसरा मतलब होता है उस टाइप की पॉलिसीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए बनाती है. जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर किसी ने कहा कि हम एसेट किसी भी दिन खरीदेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डेट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर की. So it is company's policy to charge full year depreciation on all assets. तो इस टाइप की पॉलिसीज़, अगर हम ऐसी कोई पॉलिसी चेंज करें या फिर अगर हम मेथड चेंज करें तो क्या उसका मटेरियल इफ़ेक्ट किताबों में आएगा? डेफिनेटली आएगा. तो इसका एग्ज़ाम्पल बहुत आसान है, आप मेथड के रिस्पेक्ट में दे सकते हो कि सपोज़ हम फीफो फॉलो कर रहे थे और अब हमने शिफ्ट कर लिया है वेटेड एवरेज पर, तो इस पॉलिसी के अंदर जो है मेजर इम्पैक्ट हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसका इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, लिखना कैसे है तो देखो बहुत ही आसान है.
सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लांट एंड मशीनरी costing rupees 40 lakh is depreciated on straight line basis, assuming 10-year working life, 0 scrap for 4 years. At the end of 4th year, machinery is revalued upwards by rupees 1,60,000. Remaining useful life was reassessed at 8 years. डेप्रिसिएशन निकालनी है हमें 5th ईयर की। बिल्कुल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं क्लास में। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो भाई 40 लाख की 40 लाख की हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, स्क्रैप इस पर निल है, लाइफ इसकी 10 है, यानी कि 4 लाख डेप्रिसिएशन। 4 लाख डेप्रिसिएशन 1 साल की है, हम 4 इयर्स लगा चुके हैं। ठीक है, SLM मेथड चल रहा है, हमने 4 इयर्स डेप्रिसिएशन लगा दी। अब कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 4th ईयर हम इसको रीवैल्यू कर रहे हैं अपवर्ड 1,60,000। तो देखो एट द एंड ऑफ 4th ईयर, अगर इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो, आप इसको ऐसे समझो, एट द एंड ऑफ 4th ईयर मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। तो हम जब रीवैल्यूएशन लगा रहे हैं तो सिस्टम ये है, 40 लाख की कॉस्ट है, माइनस करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड टिल डेट, वो है हमारी 16 लाख, और फिर हम करेंगे रीवैल्यू, क्योंकि यहाँ तक हमारी आ गई बुक वैल्यू, उसको करेंगे रीवैल्यूएशन विच इज़ 1,60,000 अपवर्ड्स। तो ये अमाउंट हमारा आ गया 2560, जिसको हम क्या कहते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। सो दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड 25,60,000। लाइफ की बात करें, सो द क्वेश्चन सेज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स। रिमेनिंग यूज़फुल 8 ईयर्स है, यानी कि मुझे इसमें से माइनस कुछ नहीं करना, बचे हुए पूरे साल 8 साल हैं। तो जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम 5th ईयर की, सो वेरी इजी, 25,60,000 डिवाइडेड बाय 8, और ये आपका अमाउंट आ गया 3,20,000। तो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 3,20,000 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट का आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर 3,20,000। ठीक है, आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आसान है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So next question is rectification of errors. Following mistakes were located in the books of a concern after its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed. तो ध्यान रखना है, after its books were closed, इसका मतलब ये हमारी रेक्टिफिकेशन करने की कौन सी स्टेज है? ये है हमारी स्टेज 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने है। BR ऑफ ₹1550 वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल बुक। द बिल वॉज गिवन बाय राम। हमें एक BR मिला, यानी कि करेक्ट एंट्री होनी थी BR टू राम, लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने कर दिया राम टू बिल्स पेएबल। अब बनानी है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये हमें करना चाहिए था और ये हमने कर दिया। तो उम्मीद है रेक्टिफिकेशन एंट्री तो आपने अब तक बना ली होगी। वो क्या है? बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो आसान है, BR डेबिट, BP डेबिट टू राम। तो देखिए हमारी फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री BR डेबिट, BP डेबिट टू राम्स अकाउंट। फिर आगे चलिए नेक्स्ट एंट्री पर। Cash received from Manan was debited to Tapan ₹7,500। तो कैश हमें रिसीव हुआ तो एंट्री बननी थी कैश टू मनन, यानी कि मनन के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था। वो ना करके हमने तपन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, करना क्या था? मनन के अकाउंट को क्रेडिट करना था। ये तो हमने किया नहीं, और हमने तपन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो मनन का अकाउंट क्रेडिट होना है, उसको कर देते हैं। तपन का अकाउंट डेबिट नहीं होना था, तो इसको ठीक करने के लिए इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो टू मनन टू तपन। अब डेबिट किससे करें? कैश अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो अब हम डेबिट किसको करें? तो क्वेश्चन ने कहा सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है हमने, तो अब हम उसकी मदद से जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनन्स अकाउंट टू तपन्स अकाउंट। तो ये हमारी सेकंड रेक्टिफिकेशन। तो देखिए सस्पेंस टू मनन टू तपन। फिर आगे चलें थर्ड एंट्री की तरफ। General expenses 2600 were posted in the general ledger as 6200.
एक्सपेंसेस का अमाउंट पोस्ट करते हुए हमने ज़्यादा लिख दिया, तो अब क्योंकि एक्सपेंस है तो हम इनको डेबिट करते हैं, पर क्योंकि हमने ज़्यादा लिख दिया है तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। तो पॉइंट नंबर 3, जनरल एक्सपेंसेस वर पोस्टेड इन जनरल लेजर एज 6200। तो हमने ज़्यादा अमाउंट पोस्ट किया है जनरल एक्सपेंसेस का, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू जनरल एक्सपेंस। डेबिट, एक ही अकाउंट में गलती है तो डेबिट हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। लेकिन 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 ध्यान रखना है, क्योंकि हम आ गए हैं स्टेज 3 में, बुक्स हो चुकी हैं क्लोज, तो स्टेज 3 के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं P&L एडजस्टमेंट से। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन आप चुपके से समझ जाना, करना हमें सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस है, पर क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो एंट्री बनेगी सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। ऐसी फिर एक बार नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल्स बुक को आपने ओवरकास्ट किया है, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ओवरकास्ट है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स डेबिट, और साथ में एंट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे, टू सस्पेंस। लेकिन फिर से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ चुके हैं तो सेल्स नहीं, सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो बन जाएगी P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। तो चेक कर लेते हैं दोनों एंट्रीज। तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। ठीक है, क्लियर है, आसान है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी लीगल एक्सपेंस पेड टू मिस्टर गुप्ता वॉज डेबिटेड टू दी पर्सनल अकाउंट। अब अगर हमने लीगल एक्सपेंस की पेमेंट करी है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए लीगल एक्सपेंस टू बैंक। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए लीगल एक्सपेंस टू बैंक, लेकिन हमने मिस्टर गुप्ता के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मतलब हमने किया मिस्टर गुप्ता's पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो करना था लीगल एक्सपेंस टू बैंक, हमने किया गुप्ता's अकाउंट टू बैंक, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। तो क्या बनाएंगे, लीगल एक्सपेंस टू गुप्ता's अकाउंट। पर क्योंकि हम लोग थर्ड स्टेज में आ चुके हैं तो लीगल एक्सपेंस की जगह क्या कर देंगे, P&L एडजस्टमेंट।
तो ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, P&L एडजस्टमेंट टू गुप्ताज अकाउंट। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ ₹25,000 टू टीना was wrongly debited to the account of हीना। अब हमने जब सेल किया है तो एंट्री हम बनाते टीना टू सेल्स, है ना, डेटर्स टू सेल्स। तो हमें टीना को जो है डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह हमने हीना को डेबिट कर दिया। तो हमें करना था टीना टू सेल्स, ये हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया हीना टू सेल्स, ये हमें नहीं करना चाहिए था। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, टीना को डेबिट कर देते हैं, हमने किया नहीं। हीना को डेबिट नहीं करना चाहिए तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो एंट्री बन जाएगी टीना टू हीना। फिर आगे चले नेक्स्ट एंट्री पर। While carrying forward total of one page of purchase book to the next, the amount of 1690 was written as 1960। हमने अमाउंट जो है वो ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो ठीक करने के लिए परचेजेस है, डेबिट इनका बैलेंस रहता है, अमाउंट ज़्यादा है, तो ठीक करने के लिए लिखेंगे टू परचेज, लिखेंगे टू परचेज। अब एंट्री को कंप्लीट किससे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। तो एंट्री बन गई सस्पेंस टू परचेज, पर क्योंकि हम लोग थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में हैं तो परचेज को रिप्लेस कर देंगे P&L एडजस्टमेंट से। तो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट किस अमाउंट से होगी, डेफिनेटली डिफरेंस अमाउंट से। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री, ₹7,000 ड्यू टू मिस्टर सोमदेव was omitted to be taken to trial balance। देखो ड्यू टू का मतलब होता है कि हमने देना है, और अगर लिखा होता बाय तो बाय का मतलब होता है कि हमने लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यू टू लिखा है, इसका मतलब हमने देना है, मतलब सोमदेव हमारे क्रेडिटर हैं। लेकिन ICAI ने जो सोल्यूशन दिया है
उसमें लिखा है डेटर्स, डेटर्स माना है, और नरेशन में भी क्या लिखा हुआ है, बाय। मतलब क्वेश्चन के अंदर एरर तो है, या तो क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा या तो सोल्यूशन करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टू, इसका मतलब है हमें देना है, बाय का मतलब होता है लेना है, और सोल्यूशन में लिखा हुआ है बाय। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं और ये टू की जगह हो जाएगा बाय। तो क्वेश्चन को ये आप कैसे पढ़ो, 7,000 ड्यू बाय मिस्टर सोमदेव omitted टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। तो ओमिशन है, यहाँ पे हमारे पास पैसे जो आने थे इसकी एंट्री हमने नहीं करी है, तो अब एंट्री बना देते हैं। तो अब एंट्री हमने बना दी, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, कि भाई ये जो डेटर्स है इनसे पैसा हमने लेना है, लेकिन ये हमने ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट या फिर ट्रेड रिसीवेबल, और एंट्री कंप्लीट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो ठीक है, जितनी ट्रांजैक्शंस हमने करी हैं, जर्नल एंट्री बनाई है, उसके बेसिस पर ये हमारा सस्पेंस अकाउंट बन गया। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 6870, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का है। क्वेश्चन की एक बार रीडिंग ले लीजिए। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं रीडिंग ले ली है आपने, और रीडिंग लेते लेते उम्मीद है आपको ध्यान आ गया होगा, ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में हमने किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट्स जो हैं वो चेंज हैं और कुछ भी चेंज नहीं है, इवन डेट्स तक भी जो है वो चेंज नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हमारी बुक में BRS का क्वेश्चन नंबर 18 है ये। तो बिल्कुल सिमिलर ये तो हमने किया हुआ है, ये हमें अच्छे से आता है, क्लास में तसल्ली से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको, ये तो हमें आता ही है, इसका सॉल्यूशन आप चेक कर लेना, आराम से हो जाएगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसाइनमेंट। तो आराम से क्वेश्चन की रीडिंग लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है हमें, और साथ ही साथ कंसाइनी का अकाउंट बनाना है।
तो देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट हमें बनाना है। तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे सामने है। देखते हैं अमाउंट्स हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं। Devender of Dehradun sent on 16 February a consignment of 500 pen drives to Satyendra of Bengal costing ₹100 each। तो ये तो हमारा हो गया GSOC, सिंपली 500 इंटू में 100। Expenses of ₹750 were met by consigner। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये हमारे एक्सपेंस 750 के। सत्येंद्र स्पेंड ₹1500 फॉर क्लियरेंस, ठीक है। तो हमने लिखा टू कंसाइनीज अकाउंट, क्लियरेंस चार्जेस 1500 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर ₹20 पर पेन ड्राइव। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये एरिया ऑफ मिस्टेक है। सेलिंग एक्सपेंस ₹20 पर पेन ड्राइव। तो पर पेन ड्राइव जितनी पेन ड्राइव भेजी गई या जितनी पेन ड्राइव बेची गई, जितनी पेन ड्राइव सेंड की गई या जितनी पेन ड्राइव सेल की गई। यस करेक्ट, जितनी पेन ड्राइव सेल की गई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस की। तो नेक्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन है, सत्येंद्र सोल्ड ऑन 15 मार्च 300 पेन ड्राइव्स एंड अगेन 150 पेन ड्राइव्स। तो पेन ड्राइव बेची गई हैं 450, तो सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे 450 इंटू में 20। तो ख़ास ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती हो सकती है। फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेल्स की है, तो सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने लिखा बाय कंसाइनीज अकाउंट, बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स 300 एट अ रेट ऑफ 160, 150 एट अ रेट ऑफ 170। ये हमारी है सेल्स। कहीं पर भी यहाँ पर ये ना लगे दिल से, कहीं आपका दिल ये ना कहे कि यार इसके अंदर तो इनवॉइस प्राइस भी है। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दो डिफरेंट सेलिंग प्राइस हैं। कंसाइनी ने 160 पे भी बेचा, 170 पे भी बेचा। इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस क्या होता है, जब कंसाइनर कहता है इतने पर आप बेचना। तो ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, दो ही प्राइसेस हैं, कॉस्ट एंड सेल्स। उसके बाद कंसाइनी की कमीशन, सत्येंद्र इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹25 पर पेन ड्राइव सोल्ड प्लस 1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at a rate of ₹125 per pen drive sold। देखो कितना सिंपल सेंटेंस है ना। ऐसा सेंटेंस देखने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पानी पियोगे, खुद को संभालोगे, क्या कहोगे? सह लेंगे यार थोड़ा। देखते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कंसाइनमेंट में कमीशन की तो इतनी वैरायटी है, हर क्वेश्चन अपने स्टाइल से बताएगा कमीशन कैसे निकालनी है। तो पानी वानी पी के खुद को संभाल के वापस दोबारा पढ़ते हैं। कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹25 पर पेन ड्राइव सोल्ड।
सबसे पहली कमीशन कह रहे हैं 25 रुपये की कमीशन पर पेन ड्राइव सोल्ड। यहाँ पर कंसाइनी ने पेन ड्राइव बेची हैं 450। पहली कमीशन तो ये हो गई, ठीक है। देख लो कितना अमाउंट आ रहा है। तो आप मुझे बता रहे हो 11,250। इसके बाद एक कमीशन और है, तो हमने कहा भाई प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 यानी कि मैं कह सकती हूँ 25%। ठीक है मैम, क्यों कह रहे हो आप ऐसे? 1/4 को हम 25% भी कह ही सकते हैं। तो 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at rate of 125 per pen drive sold। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस सेल प्रोसीड। पहले तो वो देखते हैं हम, क्या हमें पता है ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी है? हाँ पता है। कैसे पता चलेगा? जितनी सेल्स थी जो अभी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाई थी उसको टोटल कर देते हैं, यानी कि 48,000 एंड 25,500, 73,500 ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस लेस लिखा है, यानी कि माइनस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन में मैं कह सकती हूँ 2 कमीशन है। एक कमीशन तो ये रही 11,250। अब क्या कह रहे हैं, दूसरी कमीशन भी माइनस कर दो। दूसरी तो हम निकाल रहे हैं ना अभी, कह रहे हैं ना निकालते हुए दूसरी भी माइनस कर दो। मैंने कहा कैसे करेंगे? अभी हम कमीशन निकाल रहे हैं दूसरी, पहले निकालेंगे तभी तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन ने कहा नहीं तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम कर लोगे। कमीशन माइनस करो दूसरी वाली भी निकालते हुए। तो अगर हम कुछ कुछ याद करें तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या याद आता है? उस केस में भी ऐसा ही था कि पहले कमीशन हम निकाल तो लें, आप कह रहे हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में भी हमने तरीका निकाला था। तो अगर लिखा होता था 20% आफ्टर चार्जिंग, तो हम लोग क्या कर देते थे 20/120। सेम चीज़ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ प्लस, अभी मैंने 25% निकाला था 1/4, अब मैं कर रही हूँ 25/125, 25/125 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स 73,500 माइनस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन में से पहले वाली तो ये माइनस कर दी, दूसरी के लिए मैंने लिख दिया अपॉन में 125। उसके बाद देयर ऑन एक्सीडेड, इस इंग्लिश के शब्द को मैथ्स में डालूं तो इसका मतलब माइनस है। देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 125 रुपये पर पेन ड्राइव सोल्ड। इसका मतलब है अमाउंट निकालो अगर पेन ड्राइव 125 में बेची जाती तो मैंने कहा भाई ये रहा अमाउंट। इसका मतलब ये था, ये कहना ये चाह रहे थे कि रियल सेल प्रोसीड 73,500 है। अगर हम ये पेन ड्राइव 125 में बेचते तो क्या होता, और जो रियल सेल प्रोसीड्स हैं उसके डिफरेंस पर हम कमीशन दे रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अब ये आप देखो अमाउंट कितना आ रहा है। तो ये आप कह रहे हो 1200, तो यानी कि हमारी टोटल कमीशन 12,450। ठीक है, अगर ऐसे अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे दिल ने कहा नहीं 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 ऐसे कैसे निकाला हमने, दूसरा तरीका बता देती हूँ, दूसरे तरीके से निकाल लो। दूसरा तरीका क्या होगा, मदद लेनी पड़ेगी हमारे एक्स की। तो दूसरा तरीका मैंने कहा भाई लेट टोटल कमीशन बी एक्स। ठीक है, अगर टोटल कमीशन एक्स है तो x इज इक्वल्स टू, तो x क्या है, सबसे पहले तो ये कमीशन आ गई 450 इंटू में 25, एक कमीशन तो ये है, दूसरी कमीशन प्लस 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स जो हमारी थी 73,500, माइनस क्या करना था इसमें से, टोटल कमीशन माइनस किया मैंने एक्स, क्योंकि इस बार मेरी टोटल कमीशन एक्स है, माइनस करना था सेम चीज़ 125 रुपये पर अगर पेन ड्राइव बेचते तो कितना अमाउंट आता। अब ये x के साथ इक्वेशन बन गई, यहाँ से अब आप आराम से कैलकुलेट कर लो x। अभी तक आंसर आया नहीं, यही सिचुएशन है, x वाली चीज़ों को सॉल्व करने में समय लग जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने अभी यहाँ पर किया था। तो ये फटाफट सॉल्व होता है, x में हल्का सा समय ज़्यादा लग जाता है। हाँ जी, तो आंसर आपने निकाल लिया, x आ गया है 12,450 और यहाँ से भी कमीशन कितनी आ रही थी, 12,450 रुपीज़। तो दोनों में से जैसे भी आपका मन करे आप निकाल सकते हो। अब कमीशन हो गया, उसके बाद तो क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं, हमें सीधा अकाउंट्स बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके साथ साथ कंसाइनमेंट स्टॉक भी निकाल लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक में देखें तो हमारे पास यूनिट्स जो बची हुई हैं 50 पेन ड्राइव्स। ओके, 500 हमने दी थी कंसाइनी को, 450 सेल हो गई हैं तो 50 बैलेंस हैं। तो 50 पेन ड्राइव्स, इसकी हमें चाहिए कॉस्ट 100 रुपीज़। फिर इसमें ऐड करेंगे खर्चे, सबसे पहले कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा हमारा आ रहा था 750।
750 का खर्चा 500 पेन ड्राइव्स पर, हमें चाहिए 50 पर। उसके बाद ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी के हैं क्लियरिंग चार्जेस, और कंसाइनर का था हमारा, कंसाइनर का खर्चा किस चीज़ का था वो लिखा नहीं है, और कंसाइनी के हैं क्लियरिंग चार्जेस। तो देखिए चेक कर लीजिए कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कंसाइनी के हम सेलिंग एक्सपेंस लेंगे? नहीं, स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते समय सेलिंग एक्सपेंस आएगा ही नहीं। वैसे भी वो सेल की हुई चीज़ से रिलेट कर रहा है, बची हुई चीज़ से नहीं। तो ये आप मुझे बता रहे हो कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया है 5225। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हम अपना अकाउंट देख लेते हैं। तो ये हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक 5225, ये हमारी कमीशन 12450। अकाउंट कंप्लीट है, देख लेते हैं प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 5025। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, कितने मार्क्स ये आपको दे रहा है? 10 नंबर। तो कोई भी गलती ना करें, सब कुछ प्रॉपरली निकालें तो 10 on 10 हमें इस क्वेश्चन में मिलेंगे। आसान है, अकाउंट बनाना है, उसके बाद कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। वर्किंग नोट आपको पता ही है, कमीशन का भी बनेगा, स्टॉक का भी बनेगा। और ये हमारा कंसाइनी का अकाउंट आसान है, कंसाइनमेंट से कॉन्ट्रा एंट्रीज डालनी है। लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है बाय कैश या बैंक, तो उम्मीद है आपको याद ही होगा कि कब यहाँ पे कैश और बैंक लिखना है और कब यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखना है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अमाउंट सेटल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट, वेरी इजी। हरी एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय विनी। तो 4 हमारे बिल हैं, सबकी ड्यू डेट हम निकाल सकते हैं, 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करके निकालनी है। He wants to pay all the bills on a single day. Find out this date. And interest is charged at a rate of 9% per annum, and Hari wants to save rupees 471 by way of interest. Calculate the date on which he has to effect the payment to save interest of 471. तो सबसे पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, फिर देखेंगे 471 के इंटरेस्ट को सेव करना। तो देखो पहले तो एवरेज ड्यू डेट बेहद आसान है। पहले हमने सारे के सारे बिल्स के लिए जो है ड्यू डेट निकाल ली है, और हमेशा हम क्या करते हैं, अर्लीस्ट डेट को हम बेस डेट बनाते हैं, जिससे हमारी माइनस वाली कैलकुलेशंस जो हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं।
इसलिए हमेशा प्रेफर करते हैं अर्लीस्ट डेट को बेस डेट बना लो, तो माइनस वाली कैलकुलेशंस ख़त्म। तो हमने 19 जून को बेस डेट बनाया है और यहाँ से लेकर हमने सारी कैलकुलेशन की है। सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार आप चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, डन, आसान है कैलकुलेशन। अब इसके हिसाब से हमारी डेट आ जाती है 3 अगस्त। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें इंटरेस्ट सेव करना है 471 का। तो हमने कहा ठीक है, यानी कि 60,000 इंटू में 9% इंटू में हाउ मैनी डेज़ कि हमारा इंटरेस्ट हो 471। यहाँ से हमने डेज़ निकाल लिए, डेट हमारे आ गए 32 डेज़। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या है, अगर आपको 471 का इंटरेस्ट सेव करना है तो आपको क्या करना है, पेमेंट प्रीपोन कर दो। कितने दिन, 32 डेज़। तो हमारी एवरेज ड्यू डेट 3 अगस्त आ रही है, पेमेंट प्रीपोन करनी है तो आपको पेमेंट कर देनी चाहिए 2 जुलाई को, अगर आप सेव करना चाहते हो 471 का इंटरेस्ट। ठीक है, देख लो एक बार आराम से, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप कह रहे हो ऑल क्लियर है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, customers have the choice to return the goods. These are the details, and show in the books of the firm the sale or return account and customer W। सेल और रिटर्न अकाउंट जैसे ही आएगा वैसे ही दिल से आवाज़ आएगी, कौन सा सेलर है ये तो न्यूमरस सेलर है, जिसकी बुक्स कैसी होती थी, मेमोरेंडम बुक्स, और जिसका ये सेल और रिटर्न अकाउंट भी बहुत ही मज़ेदार अकाउंट था। उम्मीद करती हूँ याद होगा, वही 2 सन्ड्रीज, टोटल, सेल्स, रिटर्न। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा हमें अकाउंट बनाना है, चेक करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्यारा सा हमारा मेमोरेंडम सेल और रिटर्न अकाउंट। इस क्वेश्चन के तो शायद अमाउंट भी चेंज नहीं हुए हैं, हमने सेम क्वेश्चन ही क्लास में किया था। ठीक है, क्लियर है, आप कह रहे हो मैम आसान है, आगे चल सकते हैं, तो आपने इजाज़त दे दी है तो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म का सवाल। ओल्ड पीएसआर गिवन है और हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट रीड आउट कर लें। रेगुलर बैलेंस शीट है, कोई खास अकाउंट नहीं। अब अल्फ़ा बीटा है तो गामा कैसे पीछे रहता, तो गामा वॉज एडमिटेड। ठीक है, ही इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एंड टू इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 50,000। न्यू पीएसआर हमें गिवन है 3:2:1। गामा is unable to bring in cash, so partners decided to raise goodwill account in the books of the firm. They further decided to calculate goodwill on the basis of Gamma's share in the profits and the capital contribution made by him. Later the goodwill was written off among all partners. ठीक है, फिर से इस चीज़ को समझ लें। क्लास में भी समझा है, वापस समझ रहे हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहता है गुडविल को रेज करना है और फिर गुडविल को राइट ऑफ करना है, हमेशा सिस्टम क्या रहेगा, रेज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, देन राइट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। ठीक है, यहाँ पर हमें ये काम करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, तो रीड आउट करके देखें, रीवैल्यूएशन से कनेक्टेड लग रहा है। फर्नीचर स्टॉक, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स। क्या बनाना है हमें, वो ही बनाना होगा जो हमेशा बनाना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास जो बैलेंस शीट गिवन है उसका अमाउंट उठाकर हम पोस्ट करते हैं और उसके बाद सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 और 5 करते हैं जो हमारी रीवैल्यूएशन आइटम्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाएंगे, अमाउंट्स पोस्ट करेंगे हम और सबसे पहले रीवैल्यूएशन आइटम्स करेंगे। तो आराम से आप पहले फॉर्मेट बना लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 हम देखें तो फर्नीचर इज़ टू बी रिटन डाउन बाय 1740। तो फर्नीचर को राइट ऑफ किया हमने, तो 2 फर्नीचर। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ओके, स्टॉक हो गया 4280। प्रोविज़न रिक्वायर्ड फॉर डेटर्स 5% और डेटर्स हमारे पास हैं 70,000 के। तो क्या करेंगे हम, $70,000 इंटू 5%, 3500 का प्रोविज़न हमें चाहिए। 400 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो एडिशनल से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे विच इज़ 3100 और बैलेंस शीट में डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे, पूरा का पूरा 3500।
फिर एक नया प्रोविज़न बनाना है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, बना देते हैं। और ये नया प्रोविज़न हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू में राइज है, इजी चल रहा है एकदम। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम विच इज़ नॉट टू बी पेड ऑफ, प्रॉफिट का नेचर है, सो बाय क्रेडिटर्स। और ये हमारा अकाउंट ख़त्म। रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट्स में देखो, सबसे पहले तो बैलेंस सिंपल है। फिर उसके बाद हमारे पार्टनर जो है वो कैश लेकर आए थे 50,000, और जब बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैश तो वहाँ पे 50,000 ऐड हो जाएगा। फिर हमने पोस्ट किया रीवैल्यूएशन लॉस। फिर उसके बाद सबसे पहले आप लोग वैल्यू निकालो गुडविल की। हिडन गुडविल होगी ना यहाँ पर, कैसे निकालना था, नए पार्टनर के प्रॉफिट के रेशियो के बेसिस पे। तो पहले आप कैलकुलेट करो हिडन गुडविल। हाँ जी, आंसर आ रहा है 90,000, बिल्कुल करेक्ट है। गामा जो हमारे पार्टनर हैं वो 50,000 लेकर के आ रहे हैं, और शेयर उनका है 1/6, यानी कि फर्म के लिए अमाउंट हो जाता है 3 लाख। अब इसमें से माइनस कर दें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल, तो 88,000, 72,000, 50,000। तो तीनों के कैपिटल माइनस किए तो 90,000 ये हमारी है गुडविल। तो सबसे पहले तो फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 90,000। इसके बाद क्या करना है, फर्म ने कहा था हम गुडविल पहले रेज करेंगे बाद में हम राइट ऑफ करेंगे। तो ध्यान रखना है, रेज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। यानी कि हम अब करेंगे सबसे पहले तो हमारी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट। ये एंट्रीज हमें पेपर में शो नहीं करनी, लेकिन अगर एंट्री माइंड में रहेगी तभी अकाउंट की पोस्टिंग करेक्ट होगी। तो गुडविल डेबिट 90,000 टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो अल्फ़ा एंड बीटा, और हमारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशो चल रहा है 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखें कितना अमाउंट आ रहा है, 54,000 एंड 36,000। पहले रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, उसके बाद सेकेंड एंट्री राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर्स ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा टू गुडविल रिटर्न ऑफ किस रेशो में, न्यू रेशो में, विच इज़ 3:2:1। इसमें इसको राइट ऑफ कर देते हैं। सो दिस विल बी 45, 30 एंड 15। तो ये बनेगी हमारी जर्नल एंट्रीज दोनों इस केस में। इसके बेसिस पर हम करेंगे पोस्टिंग।
तो फर्स्ट एंट्री तो अल्फ़ा बीटा के अकाउंट में बाय गुडविल 5436। सेकेंड एंट्री अल्फ़ा बीटा गामा के अकाउंट में टू गुडविल 45 30 15। छोटा सा क्वेश्चन था और तो ट्रांजैक्शन है नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हुआ। बैलेंस निकालें कैपिटल अकाउंट में और उसके बाद फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद फिर एक बार बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। उम्मीद है सभी की आज सॉल्व हो जाएगी आराम से। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आप कह रहे हो बैलेंस शीट आ गई है हमारी, कोई अमाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो एक बार क्वेश्चन आराम से रीड कर लीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो आप लोग कह भी रहे हो कि ये तो हमारा बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सेम क्वेश्चन है, तो ये तो हमें अच्छे से आता है। तो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है ये। तो ये तो ऑलरेडी हमने अच्छे से समझा हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं समझना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। From the following information supplied by club, prepare receipt and payment and income and expenditure. तो आप फॉर्मेट बना लो, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट बना के फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन, सैलरीज़, कैश, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड, सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट में है फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। स्पोर्ट एक्सपेंस, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस,
सबसे ज़्यादा आसान लास्ट वाला लग रहा है, पहले इसको करते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंस 25,000, तो ये कहाँ डालेंगे हम? दोनों ही अकाउंट में डालेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 25, रिसीट एंड पेमेंट में 25। रेंट 12,000 आउट ऑफ विच 1,000 आउटस्टैंडिंग, तो क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर 12,000, रिसीट एंड पेमेंट 11,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2500, दोनों में जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट। तो पहले इन तीनों की जो है पोस्टिंग कर लो, रिसीट एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले हमने आसान वाली तीनों चीज़ें पोस्ट कर दी, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारे पास सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद हम पैराग्राफ में देखते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या है। उसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹1,50,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कितना जाएगा? 1,50,000, तो पोस्ट कर देते हैं। क्योंकि उसमें तो करंट ईयर का जाना है, तो वो है 1,50,000। अब देखना है रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा, तो वो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपके पास आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है और करंट ईयर है, तो कैलकुलेशन करके चेक करो रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। तो देखो ये अमाउंट आपका आ रहा होगा 122,500। ये तो आसान है, ये ऐसा तो हमने क्लास में भी कई क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो सिंपल 122,500 का ये हमारा अमाउंट, और इसको पोस्ट कर देते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। तो टू सब्सक्रिप्शन 122,500। फिर उसके बाद देखते हैं सैलरीज़। सैलरीज़ हमारे पास आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में और एंड में, और उसके बाद हमारे पास जो पैराग्राफ है सैलरीज पेड ₹30,000। तो सैलरीज पेड 30,000 है, इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में तो 30,000 आ जाएगा। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट चल रहा है, सैलरीज 30,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 30,000 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखो सैलरीज का अमाउंट आ गया 31,500। फिर कैश इन हैंड एंड बैंक ओपनिंग हमारे पास गिवन है
तो इसको पोस्ट कर देते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। $55,000। उसके बाद हमारे पास है 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ईयर के स्टार्टिंग में है 70,000 और ईयर के एंड में है 35,000। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है हमने 35,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹87,500। ठीक है, जिस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 70,000 है उसकी फेस वैल्यू 87,500 है। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू का 50% और इसको हमने बेचा 80% ऑफ फेस वैल्यू पर, तो ये मिलेंगी हमारी सेल प्रोसीड्स कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने में बेची। $35,000 इतना हमें इन्वेस्टमेंट बेच करके मिला। अब ये तो फेस वैल्यू है, देखें कॉस्ट कितनी थी। हमने 50% इन्वेस्टमेंट बेची है टोटल की कॉस्ट है 70,000। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सेल। 35,000 की इन्वेस्टमेंट हमने 35,000 में बेच दी। तो चेक करते हैं हम वर्किंग नोट। तो ये रहा हमारा सेकंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 35,000 की हमारी सेल प्रोसीड्स हम पोस्ट करेंगे। तो वो पोस्ट कर देते हैं। $35,000। उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड 7,000। ठीक है, इंटरेस्ट मिला है 7,000। ठीक है, अब लेकिन मिलना कितना चाहिए था इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमें एक डेट चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बेची किस दिन गई है। तो क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है तो यहाँ पर हमें प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। अज्यूम करते हैं, assumption हम यही लेंगे, it is assumed that sale has taken place at the end of the year। ठीक है, डेट नहीं गिवन है तो हमने मान लिया लास्ट में। 6 मंथ्स भी मान सकते हैं, कोई भी assumption ले सकते हैं। यहाँ पर माना लास्ट में बिकी हैं। अगर ये लास्ट में बिकी है तो क्या मैं कह सकती हूँ पूरे साल का इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट ये बनता था 87,500 के रेट पर, फेस वैल्यू पर होगा ना इंटरेस्ट, तो 87,500 पर 10%, तो 8750 बनता था और मिला है हमें 7,000, यानी कि बैलेंस हमारा अक्रू हो चुका है, अभी हमें मिला नहीं है। इसका मतलब पहले चले हम रिसीट एंड पेमेंट में। यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया 7,000,
जितना हमें मिला, और मिलना हमें चाहिए कितना था, 8750, प्रिज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया 8750। फिर देखिए फर्नीचर। फर्नीचर हमारा स्टार्टिंग में है 14,000, लास्ट में है 7,000। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ 7,000 का फर्नीचर सेल हो गया। 7,000 का फर्नीचर सेल हो गया। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो फर्नीचर सेल हुआ बिगिनिंग में और सेल हुआ 4,000 में, और हमने अभी चेक किया है 7,000 का फर्नीचर सेल हुआ है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, 7,000 का फर्नीचर 4,000 में सेल हुआ है। इसका मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा है 3,000 रुपये। 7,000 का फर्नीचर हमने बेचा, 4,000 में बेचा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 रुपये। तो क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट में सेल प्रोसीड 4,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस 3,000। तो दोनों को पोस्ट कर देते हैं। रिसीट एंड पेमेंट, सेल प्रोसीड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। फिर उसके बाद मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड एंड पुट टू यूज़ एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। मशीनरी हम देखें 5,000 से 10,000 हो गई है, तो 5,000 की जो हमारी न्यू मशीनरी है उसे पुट टू यूज़ लास्ट डेट किया गया है। और ध्यान रखना, लास्ट डेट पुट टू यूज़ का मतलब है इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर लगेगी। ऐसे ही स्पोर्ट्स गुड्स 7,500 से 12,500, 5,000 के हमने ये भी ख़रीदे हैं। कब ख़रीदे हैं, लास्ट डेट डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। और इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट है मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड पर और फर्नीचर पर। तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, आसान है। और साथ में रिसीट एंड पेमेंट में दोनों की परचेज डाल देते हैं, स्पोर्ट गुड्स की और मशीनरी की। तो बस ये परचेज़ हमने डाल दी, इसके बाद तो डेप्रिसिएशन लगाना है और फिर सिर्फ बैलेंस सीडी का कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए आराम से। ठीक है, डन, आसान है, कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Following information is provided for the year ended: opening stock, purchases, carriage, wages, sales. You are required to pass necessary closing entries
इन द जर्नल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्रीज तो बेहद आसान है, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बनानी है। तो देखिए वो तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्लोजिंग एंट्री बनानी है, तो चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये रही हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमें अच्छे से पता है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दोनों की क्लोजिंग एंट्री सेपरेट बनानी है, क्लब नहीं करनी है। तो पहले दोनों की सेपरेट बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से क्लोजिंग एंट्री और क्रेडिट साइड से। इसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आप चाहो तो क्लब भी कर सकते हो। तो पहले दोनों रिटर्न्स की बना दी हमने क्लोजिंग एंट्री, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, और लास्ट में उम्मीद है याद आ गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे। ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू P&L, दोनों ही एंट्री बनानी है। ट्रेडिंग टू जीपी एंड जीपी टू P&L। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Company invited applications issuing 1 lakh shares of 20, 6 plus 10 plus 4. Applications received for 150 and prorata was made. Money overpaid adjusted towards allotment. X, who was allotted shares, failed to pay first and final call. Shares were forfeited. Shares were reissued. वेरी इजी क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज, ये तो बेहद आसान है। सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमारे पास एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 1,50,000 शेयर्स की, और उस पर हम ले लेंगे एप्लीकेशन मनी। फिर नेक्स्ट में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 लाख इंटू 6 शेयर कैपिटल में गया, और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा था 50,000 इंटू 6, ये हमारा गया टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट। इजी है ये तो। देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, 10 लाख में से 3 लाख पहले ही रिसीव कर चुके हैं, तो अब 7 लाख हमने और रिसीव कर लिए। देन शेयर फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़ इंटू में 1 लाख, 4 लाख आने हैं। लेकिन हमारा डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर एक्स, इसने क्या किया है, 3000 शेयर्स पर इसने पैसे नहीं दिए, तो 3000 शेयर्स पर 4 रुपीज़, ये हमारे कॉल्स इन अरियर्स हो गए, बाकी सारा पैसा हमें मिल गया। इसके बाद हमने इसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 20, शेयर फॉरफीचर 20 रुपये टोटल थे, 16 आ गए, 4 रह गए।
तो 16 रुपये से शेयर फॉरफीचर और 4 रुपये से हमारा कॉल्स इन अरियर्स। फिर आगे चले, शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, सारे नहीं किए, 2500 किए, तो 16 रुपये शेयर रीइशू पर जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला गया 4 रुपये के हिसाब से। और फिर लास्ट एंट्री डालनी है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो हमारा वही शॉर्टकट ध्यान रखेंगे, 2500 शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व होगा। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इशू से मिले थे 16 रुपये, री इशू पर लॉस है 4 रुपये का, वो माइनस कर देते हैं। तो 2500 इंटू 12 इज़ शेयर फॉरफीचर। यही सेम यहाँ वर्किंग नोट में बताया गया है। तो देखिए, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट, ऑन 1st January 20 कंपनी इशू 12% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 40 लाख, 10% डिस्काउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर TDS 10%, पेबल ऑन 30th June and 31st December every year. All debentures are to be redeemed after the expiry of 5-year time period at 5% premium. Pass necessary entries for the accounting year 2020. तो ठीक है, एंट्रीज बना लेते हैं। तो ये हमारी एंट्रीज बनना स्टार्ट हुई, और ये जो सोल्यूशन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद जो है मिस्टेक निकालो। तो देखो, फर्स्ट एंट्री जो इशू की एंट्री है, एंट्री आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट 36 लाख, डिस्काउंट और लॉस 4 लाख। ये याद है ना, लॉस ऑन इशू जब हम लिखते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है डिस्काउंट ऑन इशू, और साथ ही साथ आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। दोनों मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू 4 लाख, 2 डिबेंचर्स 40 लाख, 2 प्रीमियम 2 लाख। आप देखो ये एंट्री सही आ रही है या गलत आ रही है? हाँ जी, तो मिस्टेक आपने पकड़ ली, ये एंट्री गलत आ रही है। यहाँ पर अमाउंट 4 लाख नहीं, अमाउंट आएगा 6 लाख। वैसे भी देखो हमारी डेबिट क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रही। डेबिट हो रहा है 36 + 4 40 से, क्रेडिट हो रहा है 40 + 2 42 से। यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्काउंट ले लिया है, लेकिन डिस्काउंट नहीं, साथ में प्रीमियम भी आएगा, तो ये एंट्री हो जाएगी 6 लाख के अमाउंट से। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इशू की एंट्री हो गई, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, रिडेम्पशन तो 5 सालों के बाद है, तो सीधा आएंगे इंटरेस्ट पर। ईयर एंड में लगाएंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे हो रहा है 30th जून को
तो अमाउंट कैलकुलेट कीजिएगा कितना बनता है इंटरेस्ट का। है ना, सभी ने पकड़ लिया। यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो रही है क्योंकि 30 जून है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो हमें देना है। तो इंटरेस्ट 480 नहीं, इंटरेस्ट है 240। TDS हो रहा है 10% के रेट पर, तो 24 और डिबेंचर होल्डर 216। तो इसे प्लीज़ करेक्ट करेंगे और सिमिलरली 31 दिसंबर को भी तो डिबेंचर इंटरेस्ट है तो TDS की एंट्री हमने साथ में कर दी है, सिंपल सी एंट्री है। फिर उसके बाद लास्ट में डिबेंचर का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो आप समझ ही गए पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 480। और उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री जहाँ पर हमने डिस्काउंट या लॉस जो है राइट ऑफ करा है, 5 सालों के बाद रिडेम्पशन है तो 5 सालों में करेंगे। फिर से अमाउंट गड़बड़ हो गया है, 4 लाख बाय 5 नहीं, ये हो जाएगा 6 लाख बाय 5, क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री में करेक्शन किया ना, लॉस इज 6 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, क्लियर है। और फिर आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। डबल एंट्री सिस्टम हमें अच्छे से आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन हमने करा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टीज, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चारों ही हमें अच्छे से आते हैं। आपको तो सिर्फ किसी 2 पर लिखना है नोट, तो चेक कर लेते हैं, बेहद आसान है। डबल एंट्री सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ BRS, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द पार्टीज ड्रॉ ड्रॉई पे एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो आसान है और इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर जो है फिनिश हो जाता है। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर है, पेपर आपका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, बैलेंस 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।